जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की तो देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। उसी समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लोकप्रियता भी अचानक आसमान छूने लगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसे यह सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 के कुछ सीन्स के लिए डोभाल साहब से असली ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। लेकिन उसी समय दिल्ली के 5 जनपद रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग पिछले कई घंटों से चक्कर काट रहे थे। उनके पास एक बैग था और उस बैग के अंदर था 1 किलो RDX। उनका प्लान साफ था, अजीत डोभाल के घर के पास पहुंचकर वो RDX फेंक कर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस आदमी को वे निशाना बना रहे हैं वो देश का सबसे चालाक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड है। डोभाल साहब को इस पूरी साजिश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही उनकी बाइक डोभाल के घर के पास आकर रुकी, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकले। कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर थे और उनका बैग कमांडो के हाथ में। लेकिन यह एक ध्यान भटकाने की चाल थी क्योंकि असली हमला अभी होना बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे अजीत डोभाल को उन अपकमिंग अधिकारियों को संबोधित करना था जो कल देश की रक्षा करने वाले थे। साजिशकर्ताओं ने उसी ऑडिटोरियम के अंदर उन्होंने पहले ही बम फिट कर दिया था और धमाके में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। सुबह के ठीक 10 बजे अजीत डोभाल अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए और उसी समय दूसरी तरफ जहां ऑडिटोरियम में बम लगाया गया था उसकी टाइमिंग लगातार आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी और अब धमाके में 4 घंटे बचे थे। ऑडिटोरियम के बाहर कुछ युवा एस्पिरेंट अधिकारी आना शुरू हो चुके थे। इधर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखते ही कहते हैं, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला, देश का हर नागरिक आपका ऋणी रहेगा। डोभाल हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं। लेकिन तभी उनके पर्सनल फोन पर अचानक एक मैसेज आता है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उनके इस निजी नंबर पर कोई अलर्ट नहीं आता था। इस नंबर के बारे में पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, गृह मंत्री अमित शाह। डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से जाने की अनुमति लेते हैं और बिना एक पल गवाए सीधे गृह मंत्रालय की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय के अंदर एक गुप्त कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अमित शाह और अजीत डोभाल। अमित शाह धीमी आवाज में कहते हैं, मेरे पास अभी अभी एक मैसेज आया है, और फिर वह अपना फोन डोभाल की तरफ बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर लिखा था, हिंदुओं, तुम सब और तुम्हारा इलाज आज से शुरू होगा। आज तुम्हारे एक बहुत बड़े गुर्गे का अंत होगा। डोभाल ने दांत भी लिए। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई और उसी समय घड़ी की सुई बता रही थी, धमाके में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। अमित शाह कुछ पल तक फोन की स्क्रीन को देखते रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी हमें यह साफ साफ नहीं पता कि यह मैसेज आखिर किसके बारे में है, लेकिन अगर यह संदेश सीधे मेरे पास आया है तो इसका मतलब साफ है, किसी की जान को गंभीर खतरा है और हमें तुरंत पता लगाना होगा कि आखिर निशाना कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसी नए हमले की तैयारी हो रही हो। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। अजीत डोभाल बिना एक शब्द बोले सिर हिलाते हैं और फिर तेज कदमों से गृह मंत्रालय से निकलकर सीधे अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद अजीत डोभाल के ऑफिस के अंदर एक बेहद गोपनीय बैठक शुरू हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, अजीत डोभाल, रॉ के चीफ रवि सिन्हा और आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका। रवि सिन्हा धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, सर, एक संभावना यह भी हो सकती है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आतंकवादी संगठनों में गुस्सा हो और शायद वे बदले की भावना से प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनते ही अजीत डोभाल की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं।
वो कुछ सेकंड तक चुपचाप रवि सिन्हा की तरफ देखते रहते हैं, फिर धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहते हैं, नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन फेल होने के बाद वे लोग इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पर दोबारा हमला करने की गलती नहीं करेंगे। उनका टारगेट कोई और है। कमरे में मौजूद दोनों अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अजीत डोभाल अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, मुझे अभी खमानी ऑडिटोरियम की तरफ निकलना होगा। वहां मुझे देश के कुछ आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स को संबोधित करना है। मैं करीब 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अजीत डोभाल अपनी कुर्सी से उठते हैं और कुछ ही क्षणों बाद वह ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और उसी समय घड़ी की सुई बता रही थी धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। धमाके से 10 घंटे पहले रात के करीब 4 बजे मुंबई के एक शानदार 5 स्टार होटल में देर रात तक एक भव्य पार्टी चल रही थी, जहां बॉलीवुड की कुछ जानी मानी हस्तियां मौजूद थी और उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो ऊपर से तो बिजनेसमैन या सोशल सर्कल के लोग लग रहे थे, लेकिन असल में वे कुछ बैन किए गए मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए थे। कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था, टेबलों पर महंगी शराब की बोतलें सजी थी और हर तरफ जाम टकरा रहे थे। लेकिन उस पार्टी के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट भी घुली हुई थी, क्योंकि वहां मौजूद कुछ लोग धुरंधर फिल्म के हिट होने से बेहद दुखी और गुस्से में थे और उसी गुस्से में शराब पर शराब चढ़ाई जा रही थी। उसी भीड़ के बीच एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में भी एक गिलास था, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा था। उसकी आंखें लगातार कमरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो और उसके कान आसपास हो रही हर बातचीत पर लगे हुए थे। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर जाती है, जहां कुछ लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे और उनमें से कई लोग शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुके थे। उसी भीड़ में खड़ा एक आदमी जो बॉलीवुड की दुनिया का एक काफी मशहूर चेहरा था, लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था, मकसद पूरा हुआ अनीस भाई। यह सुनते ही उस हट्टे कट्टे आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, हाथ में पकड़े गिलास को होठों तक ले जाकर शराब पीने का नाटक करता है और उनके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उनकी हर बात साफ साफ सुन सके। तभी अनीस नाम का आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, कल दोपहर में कुछ ऐसा होगा जिसे हिंदुस्तान की नस्लें सालों तक याद रखेंगी। यह सुनकर उस हट्टे कट्टे आदमी की भौहें तन जाती हैं, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने देता, बस चुपचाप खड़ा रहकर उनकी हर बात ध्यान से सुनता रहता है। कुछ ही पल बाद अनीस उस बॉलीवुड वाले आदमी की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहता है, जनाब पैसे लाए हैं, आपका काम कल दोपहर में पूरा हो जाएगा। यह सुनते ही वह बॉलीवुड का आदमी अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है और नीचे रखा हुआ एक भारी बैग उठाकर टेबल पर रख देता है। बैग की चैन खुलती है और अंदर नोटों की गड्डियां चमक उठती हैं। पूरा 1 करोड़, वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है। टेबल के आसपास खड़े बाकी लोग नशे में झूमते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन अनीस बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए बैग को बंद करता है, उसे उठाता है और आराम से होटल से बाहर निकलने लगता है। वो हट्टा कट्टा आदमी भी चुपचाप कुछ सेकंड बाद होटल के बाहर निकल आता है। अनीस अपनी कार में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। कुछ दूरी पर खड़ी एक दूसरी गाड़ी में बैठकर वो हट्टा कट्टा आदमी भी उसके पीछे निकल पड़ता है। वो गाड़ी चलाते हुए अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। उधर दिल्ली में अजीत डोभाल का फोन बजता है। समय था सुबह के 5 बजे। डोभाल फोन उठाते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, हाँ विक्रम। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर, धमाका दिल्ली में कल दोपहर होने वाला है। अभी तक इतना ही कंफर्म हुआ है। मैं आगे की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जिस हट्टे कट्टे आदमी ने यह फोन किया था वह कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था विक्रम प्रताप सिंह, वही अधिकारी जिसने ऑपरेशन ऑक्टोपस को लीड किया था। दरअसल पिछली रात जब अजीत डोभाल के घर के पास धमाके की कोशिश हुई थी, तभी उन्हें शक हो गया था कि मामला सिर्फ एक छोटी साजिश का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है।
और इसी शक के आधार पर उन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप एक नया मिशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2। अनीस की गाड़ी दिल्ली के शाहीन बाग की एक तंग गली में आकर रुकती है। पीछे विक्रम पहले ही अपनी टीम को एक्टिवेट कर चुका था और दूसरी तरफ अजीत डोभाल अपने घर से पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे। समय था सुबह के 6 बजे और धमाके में अब सिर्फ 8 घंटे बाकी थे। अजीत डोभाल बग्स के जरिए विक्रम से बात कर रहे थे। विक्रम, ध्यान से सुनो। अनीस जैसे ही किसी घर में घुसने की कोशिश करे, टीम उसे उससे पहले ही पकड़ लेगी और तुरंत वहां से ले जाएगी। उसके बाद पैसों का बैग लेकर सिर्फ तुम उस घर के अंदर जाओगे, जैसे कि डील अभी भी जारी है। विक्रम तुरंत जवाब देता है, जी सर। उधर अजीत डोभाल अपने कमरे में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे और पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मन ही मन घटनाओं को जोड़ रहे थे। शाम 10 बजे मेरे घर पर हमला, धुरंधर फिल्म की सफलता, बॉलीवुड की पार्टी, उसमें PFI जैसे बैन किए गए संगठनों के लोग भी मौजूद और हमला दोपहर में होना है। डोभाल की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो धीरे से खुद से कहते हैं, कहीं यह हमला मुझ पर ही तो नहीं होने वाला। खमानी ऑडिटोरियम में डोभाल तुरंत कुछ अधिकारियों को खमानी ऑडिटोरियम भेजते हैं और वहां पूरे इलाके में बम की तलाश करने का आदेश देते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।